हेलो बच्चों। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है आपके हैंडआउट वीडियो सॉल्यूशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों एटम्स यानी कि परमाणु। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग एटम परमाणु वाले चैप्टर का हैंडआउट में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने भी चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उनके सभी आप लोग वीडियो देखे होंगे और अब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग इस चैप्टर को बेटा एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे जिसमें इसके सभी एमसीक्यू, वीएसए, एसए और एलए क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको बच्चे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है। ठीक है बेटा, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पूरे हैंडआउट की कहानी है। इस चैप्टर में हमने आपके लिए 14 एमसीक्यू रखा हुआ है, 4 वीएसए है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 23 है। सॉल्विंग टाइम इनका बच्चों 60 मिनट का है और लर्निंग टाइम मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए है 90 मिनट का। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास में हम ये पूरे 23 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बेटा पहला क्वेश्चन आपके लिए जो कि 2020 और 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन कहा, if the radius of the first orbit is r, the radius of second Bose orbit is, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है, the radius of Bose stable orbit for hydrogen is smaller, the radius of Bose second orbit is। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था जब हम बोस मॉडल पढ़ रहे थे तो वहां बच्चे हमने एनर्जी के लिए, रेडियस के लिए हमने कैलकुलेशन किया था। जहां पे अगर आपको याद हो तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको किया था कि जो आर्यन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। ठीक है, इसी फॉर्मूले से मेरे प्यारे बच्चों सारी बातें हमारी बन जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, कह रहा है हमारे पास सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या दे दी बच्चा, 2 दे दी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। तो R2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स R के हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन आपका हिंदी में। ठीक है, यदि प्रथम बोर की त्रिज्या स्मॉल r है तो द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या है तो क्या हो जाएगी, 4r। क्वेश्चन नंबर बेटा 2, the force which causes scattering of alpha particle in the Rutherford alpha particle scattering experiment is। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर होता है कूलॉम फोर्स। ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो भी चार्ज पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल बच्चों चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में हमने कूलॉम फोर्स को देखा था। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द बोर मॉडल ऑफ एटम्स, क्या ऑप्शन है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। अज्यूम्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, बिल्कुल सही बात है, ये पहली बात। आगे ही पढ़ लेते हैं, यूजेस आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ना जिना, प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर एटम ना जिना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो कि अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते थे तो ये फॉर्मूला लिखते थे। इस चैप्टर में हमने कहा था कि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 यही हमारे पास है, इसका हिंदी में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मानता है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको कहा था कि रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग कांस्टेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में देखो इसको पूछा गया, कहा गया रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या है, इसका यूनिट बता दीजिए। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो r है यही तो रिडबर्ग कांस्टेंट है और ये मेरे प्यारे बच्चों नंबर है। तो हमको बच्चे यूनिट में इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है।
तो यानी कि आर का बच्चे जो यूनिट बनता है लेमडा से बनता है, ठीक है। और लेमडा क्या होता है मीटर में, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा मीटर पे -1, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों के। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 2012-2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों से। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, कि कौन बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लगाने से मेरे प्यारे बच्चों डिफ्लेक्ट होगा। तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, लास्ट ऑप्शन है अल्फा और बीटा दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास डी है, अल्फा रेज और बीटा रेज मेरे प्यारे बच्चों डिफ्लेक्ट हो जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे 10⁻⁻15 का, जब मेरे प्यारे बच्चों एटम का ऑर्डर पूछा जाएगा तो वो 10⁻10 आंसर हो जाता है। ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी, यानी कि 10⁻⁻15। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। फिर से बच्चों रिडबर्ग कांस्टेंट, वहां पे हमने यूनिट देखा था, यहाँ पे बच्चों हम लोग अब डायमेंशन को देखने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला हमारे पास यही है, n1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर। तो आपको पता है ये n1 n2 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है बच्चा लेमडा से। तो लेमडा होता है लेंथ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा l पे -1। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखना है तो हम लोग लिखेंगे m पे 0, l पे -1, t पे 0। ठीक है, देख लो कहाँ है आपका m पे 0, l पे -1, t पे 0, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चन नंबर बेटा 8, एक्स रेज आर मेड ऑफ। एक्स किरणें निर्मित हैं, किससे बनी हुई है मेरे प्यारे बच्चों एक्स किरणें, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, फ्रॉम न्यूट्रॉन्स, फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। तो मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक्स रे विद्युत चुंबकीय तरंगों में हमने सीखा था। ठीक है बेटा, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following series in hydrogen spectrum lies in ultraviolet rays। तो यूवी में मेरे प्यारे बच्चों कौन आता है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, बताओ। तो सबसे पहला ही बच्चों जो होता है लाइमन जो सीरीज होता है वही अल्ट्रावायलेट में आता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। बामर हमारे पास बच्चे विजुअल रीजन में आता है, ठीक है, विजिबल में। और उसके बाद सभी जो आईआर होते हैं इंफ्रारेड होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तीनों आपको जरूर पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि तीन ही है, आपको याद रखना है कि लाइमन बच्चों अल्ट्रावायलेट, बामर हमारे पास क्या होता है विजिबल रेंज में होता है, और मेरे प्यारे बच्चों जो उसके बाद होते हैं पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, वो बेटा क्या होते हैं आईआर यानी कि इंफ्रारेड में होते हैं। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, लाइमन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों होती है प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है बेटा, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैंने आपको समझाया था, जैसे मान ले जो स्टेबल ऑर्बिट जो उसका फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी क्या थी माइनस का 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। जब n इक्वल्स टू 1 कहते हैं तो बच्चे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी आती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही वैल्यू आती है। इतनी ही मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी जब हम पॉजिटिव में दे देंगे तभी मेरे प्यारे बच्चों वो आयोनाइज हो जाता है। तो इसके पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या इतनी बात समझ पाए, या आप उसको डेल्टा ई से निकाल सकते हैं कि इनफाइनाइट की एनर्जी क्या होती है बच्चों, 0 होती है, और हमारे पास
E1 की एनर्जी ये हो गई, तो इनफाइनाइट माइनस E1 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 13.6 हो जाता है। तो इसका आंसर बेटा वही है हमारे पास, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बात को आप याद रखेंगे, ये याद करने वाली बातें हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर्स, तो बच्चे एनर्जी को मेजर करता है, चार्ज को ना जीना, पोटेंशियल एनर्जी ना जीना, तो हमारे पास हो जाएगा एनर्जी। ठीक है बेटा, जब केवल एनर्जी तो उसमें सारी प्रकार की एनर्जी आ जाती हैं, तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों किसमें होता है, एनर्जी में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे आंसर हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको आंसर किसको देंगे, केवल एनर्जी को देंगे। बात समझ में आई, क्योंकि एनर्जी में सभी प्रकार की एनर्जी आ जाएंगी। बात समझ में आएगी बेटा। चलो अगला क्वेश्चन 12, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो बच्चे न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, सही तो होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो प्रोटॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो बच्चे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जिन दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर and mass number of a sample of atoms are Z and A respectively। यानी कि एटॉमिक नंबर Z है, मान लो कोई एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर Z और बेटा एटॉमिक मास A है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स एटम विल बी। तो बच्चा हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते थे, N की वैल्यू निकालते थे A माइनस Z के बराबर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, अरे बोलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, साइज ऑफ एन एटम इज, परमाणु का आकार तो 10 के पावर -10, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से इस चैप्टर में हमारे पास ये 14 बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब हम बच्चे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चे, अगर डिफिनीशन है तो आप पूरा डिफिनीशन दोगे, वैसे बच्चों आप लोग वन वर्ड का या एक लाइन का आंसर देते हैं इसमें। पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। तो बच्चे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आप आंसर दे दोगे। वही बातें हिंदी में लिखी गई हैं और हिंदी में इसका आंसर लिखा गया, जितना बात लिखी गई है उतना ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। हमने जाना था भैया, वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन बेटा हम मान के चलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो बच्चे न्यूट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम्स कंसिस्ट ऑफ विच पार्टिकल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हाइड्रोजन की बात होगी तो हम लोग बच्चे 1H1 की ही बात करते हैं। वैसे इसके आइसोटोप्स हैं 1H1, 1H2, 1H3, लेकिन जब केवल हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सबसे उसका सिंपल फॉर्म यही 1H1 की बात करेंगे। तो इसमें देखो Z की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, A की वैल्यू बेटा 1 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, प्रोटॉन कितने हैं बेटा 1 है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 0 है। तो यहाँ पे बातें आप लिख दोगे, ठीक है बेटा, कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं, which forces act between a proton and an electron inside atom। तो मेरे प्यारे बच्चों एटम के बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बच्चे दो फोर्स हम लोग वहां पे देखते हैं। एक तो उनके चार्ज के कारण कूलॉम फोर्स, और एक बच्चे उनके मास के कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। ये बेटा क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। कब पूछा गया, 2018 और 25 में।
कहा गया स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोस थ्योरी के पोस्टुलेट्स को आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने सीखा था कि बोस थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहला आप हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में, ठीक है बेटा। तो ऑर्बिट के बारे में क्या कहते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों चक्कर लगाता रहता है और उन दोनों के बीच में कूलॉम फोर्स लगता है जो कि वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें लिखने के बाद आप ये फॉर्मूला लिख देते हो कि इलेक्ट्रॉन और बच्चा न्यूक्लियस के बीच में ये हमारे पास लगता है। इसको जेड लिख देता हूं मैं, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर के, ठीक है बेटा। कि जो हमारे पास दोनों के बीच में जो वहां पे कूलॉम फोर्स लगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो गया। बी आप लिखोगे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और यही दोनों फॉर्मूले देखो, आपको अगर याद हो बेटा तो हमने आपको किसी भी डेरिवेशन को इस चैप्टर में करने के लिए ये दोनों फॉर्मूले के लिए बारे में आपको कहा है कि ये फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूक्लियस का जो हमारे पास चार्ज है जेड ई है, इलेक्ट्रॉन का ई है और बीच का डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के। एक फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, वही एंगुलर मोमेंटम का, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। मैंने आपसे बार बार कहा कि इन्हीं दोनों फॉर्मूले से सारा डेरिवेशन बनता है, तो ये दोनों फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों जरूर आपको याद होना चाहिए। तो अगला हमारे पास वही है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, यानी कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई के, ठीक है। जहां पे h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ये सारी बातें आप लिख देंगे। बात समझ में आ गई बेटा। स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में भी आप लिख देंगे बोस थ्योरी का कि इन दीज अलाउड ऑर्बिट्स the electron does not radiate electromagnetic energy and its total energy remains constant. These orbits are called stationary orbit. फिर रेडिएशन मतलब जो बाहर वाली एनर्जी से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट से लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में जब जंप करेगा तो अपनी एनर्जी को रेडिएट कर देता है, इमिट करता है। बच्चे उसकी बात नेक्स्ट वाले में। इमिशन और ऑब्जर्प्शन ऑफ रेडिएशन। Electromagnetic radiation is emitted or absorbed only when an electron jump from one stationary orbit to another. तो E2 minus n is equals to h न्यू के यहाँ पे न्यू की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्यारे बच्चों सारी बातें आप लोग बोस एटॉमिक मॉडल के लिख देंगे। उसी प्रकार से ये हिंदी में वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कि इलेक्ट्रॉन बच्चों नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलॉम बल कार्य करता है जो कि आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो यहाँ पे जेड आप लिख देंगे, ठीक है बेटा। कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण, ये वाला हमारे पास एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। अस्थायी कक्षा के लिए आप लिख देंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विकिरण तथा उत्सर्जन या अवशोषण के लिए भी आप बातें लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बोर का परमाणु मॉडल के पोस्टुलेट्स, ठीक है, अभिगृहित जिसको हिंदी में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमारे पास है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोस प्रिंसिपल। ये बच्चों 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने वही जुगाड़ आपको बताया ना कि इसमें आपको करना क्या है कि यही दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। कौन कौन से फॉर्मूले सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और बच्चे यहां से एम वी आर इज इक्वल्स टू एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन में हमको बच्चे आर चाहिए होता है, याद करो, ठीक है।
तो आर के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन का यूज करते हैं, दूसरे वाले का, कि हमको पता है कि mvr इज इक्वल टू होता है nh/2 पाई। यहां से बच्चे वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, nh/2 पाई m इंटू आर, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मेरे प्यारे बच्चों इस वैल्यू में हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं आप हिंदी में कि मान रखने पर पुट दिस वैल्यू इन का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE, इसको स्क्वायर भी लिख सकते हो, बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv² में रखने पर। अंग्रेजी में आप क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस। ठीक है बेटा, रखने पर। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, आप वही वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे, ZE²/R² इज इक्वल टू m, और यहाँ पे r है, और ये बच्चा v² है, तो v² की वैल्यू क्या है n, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे इसे लिख दो NH/2 पाई mr, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे वैल्यू रखने के बाद अब देखो आपको बच्चे सभी वैल्यू फिक्स दिख रही हैं, केवल r हमारे पास बच रहा है। ठीक है हम लोग वेलोसिटी को हटाना चाह रहे थे, तो वेलोसिटी को हम हटा देते हैं और उसके बाद ये कैलकुलेशन करते हैं। चलिए मैं यहां तक आपको पहुंचाता हूं, फिर हम लोग देखेंगे। देख लो आप, ठीक है बेटा, कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बच्चे आर की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करने जाएंगे, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने जाएंगे, उसके एनर्जी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो या तो एक काम करना है आपको, वो आर की वैल्यू याद रखिए, लेकिन मुझे पता है कि याद करना इतनी आसान बात नहीं है, तो चलो मैं यहीं से कैलकुलेट करके पहले आपको बता दूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE²/R² इज इक्वल्स टू m/r, ये हो गया n²H², ये हो गया 4 पाई, ये हो गया m²R²। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? ये r² से ये r² कट्टी पिट्टी हो जाएगा। अब ये r बचा हुआ है, तो इस r की वैल्यू बस इससे आप निकाल लीजिए, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप जो भी कैलकुलेशन है उसको करना। r की वैल्यू इधर भेज दिया मैंने, ठीक है बेटा, इधर भेज दिया। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n²H² ऊपर चला जाएगा, और ये बेटा 4 पाई m² और ZE² नीचे आ जाएगा। इतनी बात समझिए कि मतलब इसको मैं इधर भेज दिया और ये नीचे वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी नीचे, और ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है बेटा, चलो तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास r की वैल्यू बची क्या, n²H² एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई mZE²। ठीक है बेटा, ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमको मिल जाती है किससे, r की। और इसी वैल्यू से मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा था कि जो r होता है या आर्यन होता है बेटा, वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पे n² है। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, आपको भी याद होगा कि अगर हम यहाँ पे Z की वैल्यू 1 मान लें हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, और बाकी वैल्यू तो आपको पता है ना कि H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻³ होता है। एप्सिलॉन नॉट मेरे प्यारे बच्चों होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। सारी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको बच्चे यहां तक पहुंचना था। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग निकालने जाते हैं एनर्जी के बारे में।
ठीक है, एनर्जी क्या होगी। तो एनर्जी बच्चों दो प्रकार की एनर्जियां होती हैं। एनर्जी में फर्स्ट क्या है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, पोटेंशियल एनर्जी बच्चे दो चार्ज पार्टिकल की कैसे होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R होता है। तो Q1 क्या है, ZE है, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, E है, और R तो R ही रहेगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बस ऐसे ही अभी लिख के छोड़ देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² के। ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, हाफ mv² के। तो इस mv² वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, सारी बातें मैं बता देता हूं, कैलकुलेशन कैसे आपको करना है। हमको पता है बेटा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, ZE² डिवाइड बाई R² इज इक्वल्स टू mv² बाई R होता है। तो इसी फॉर्मूले से आप R से R अगर कट्टी पिट्टी कर दोगे तो ये mv² की वैल्यू मिल गई ना बेटा। तो mv² की वैल्यू क्या मिल गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइड बाई R। तो वही वैल्यू तुरंत मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ, ठीक है, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² और डिवाइड बाई R। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई। अब एक चीज हमने मिस्टेक किया है कि पोटेंशियल एनर्जी बच्चे यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बच्चे माइनस है और ये प्लस है, तो जो वैल्यू आती है वो माइनस आती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है तो चार्ज का साइन साथ साथ रखते हैं। अब दोनों की वैल्यू आ गई बच्चों, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो अब हमको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग लिखते हैं K प्लस U के बराबर। K की वैल्यू K के जगह पे हाफ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइड बाई R है, और इसकी वैल्यू बच्चे निगेटिव में आप देख पा रहे हो कि माइनस का 1/4 पाई। आप कहेंगे सर ये इसको 8 क्यों नहीं कर दिए, तो अभी क्यों नहीं किया हूं आपको समझ में आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया ZE² बाई R के। अच्छा बच्चे, इसलिए नहीं किया हूं क्योंकि ये वैल्यू आपको सेम दिख रही है दोनों में। ठीक है बेटा, तो मैं अपने प्यारे बच्चों को कहूंगा कि आप क्या करिए, इसको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हाफ बचेगा, -1 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आपने कॉमन लिया है। ठीक है, तो हाफ में से 1 को आप माइनस करते हो तो क्या मिलेगा, माइनस का हाफ मिलेगा, तो माइनस का हाफ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाई R हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि E की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाई R। अब बच्चे जो ये फॉर्मूला है ना, ये तो ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास आ चुका, लेकिन इस फॉर्मूले में फिर से हम क्या करते हैं, जो R की वैल्यू अभी हमने जस्ट कैलकुलेट की थी, यहाँ पे हम लोग उस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास R की वैल्यू थी, ये पूरी वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे पास एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन होता है। तो चलो मैं दिखा देता हूं। ये दोनों बच्चे फॉर्मूले हमारे पास बहुत जरूरी हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले से बेटा हमने क्या निकाल लिया, हम लोग बेटा R की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए, अब हम लोग टोटल एनर्जी निकाल लिए जो कि बच्चे इतना आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, देख लो R की वैल्यू यही तो थी, N² एप्सिलॉन नॉट H² बाई पाई mz का E²। ठीक है बेटा, अब इसको मेरे प्यारे बच्चों आप कट्टी पिट्टी कर सकते हैं। क्या कट्टी पिट्टी करना है, इसको ऊपर से नीचे भेज दो, जो कट्टी पिट्टी होता है उसको कट्टी पिट्टी कर दो, जो भी बचता है अब हम उस फॉर्मूले में बच्चों क्या करेंगे, Z की वैल्यू 1 रखेंगे। चलो मैं दिखा देता हूं, हमको ये वैल्यू मिलती है। ठीक है बच्चों, जिसमें सबको मेरे प्यारे बच्चों देखने के बाद हमारे पास ये लाइन ऐसे लिखी जाती है जिससे हमको समझ में आता है कि टोटल एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों N² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है बेटा, यानी कि n की वैल्यू बढ़ेगी तो ऊर्जा की वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, यही तो मतलब है। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी फॉर्मूले में जेड की वैल्यू 1, एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास, ई की वैल्यू बच्चे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एप्सिलॉन की वैल्यू, एच की वैल्यू, सबकी वैल्यू रखने के बाद आप ये लाइन लिखोगे। अब उसके बाद कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का पावर 4 है और ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर, ये सारी कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको इसी लाइन के बाद तुरंत लिख देना है ये वैल्यू, माइनस का 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहानी खत्म। ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। तो जब ये डेरिवेशन आएगा तो इस लाइन के बाद तुरंत आपको ये लाइन लिख देनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कैलकुलेशन से बचने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो पहले ये जूल में आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। मैं कह रहा हूं कि वैल्यू पुट करने के बाद तुरंत ये वैल्यू लिख दो, कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप अच्छे से ध्यान से करके जाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में है। सेम कहानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको हिंदी में करनी है। जैसे मैंने आपको समझा दिया, आर के लिए कैलकुलेशन, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अब उसी का कैलकुलेशन करेंगे। सारी वैल्यू पुट करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों ई की वैल्यू माइनस का 13.6 बाई एन स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस का 13.6 बाई एन स्क्वायर। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? एक बार बता दीजिए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21। मेंशन 3 लिमिटेशंस ऑफ बोस एटॉमिक मॉडल। ठीक है बेटा, बोस एटॉमिक मॉडल का आपको बेटा 3 लिमिटेशंस लिखनी है। कितनी बेटा? 3 लिमिटेशंस। तो मेरे प्यारे बच्चों लिमिटेशंस आप लोग को याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? लिमिटेशन आपको याद होना चाहिए। इट ओनली एक्सप्लेन्स स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम He पे प्लस Li पे प्लस प्लस। ठीक है बेटा, बी हमारे पास क्या है, ये सारी लिमिटेशंस है इसके। इट कंसिडर्स एन इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल बट इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव वेव नेचर। इट इज अगेंस्ट द हाइगेंसबर्ग अनसेंटी प्रिंसिपल। ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको लिख देनी होती है। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों वही बात है हमारे पास, हिंदी में आप लिख देंगे बोर के परमाणु मॉडल की 3 सीमाओं का उल्लेख करिए। तो आप ये तीनों सीमाएं लिख दिए, आपका काम समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे 22। यूजिंग बोस हाइपोथेसिस डिराइव द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बोस हाइपोथेसिस का उपयोग करके आपको लेमडा के जगह मतलब फॉर्मूले पर जाना है। लेमडा इक्वल्स टू हमारे पास होता है ना H/P। ठीक है, वहां तक। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं भैया कि बोस एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम बच्चे क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। m और v को आप क्या कह सकते हो, p कह सकते हो। तो p इज इक्वल्स टू mv होता है, तो मैं इसको कह सकता हूं p इज इक्वल्स टू p इंटू r इज इक्वल्स टू nh/2π। यहां से nh की वैल्यू क्या हो गई, p इंटू 2πr के बराबर। ठीक है बेटा, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या निकाल सकते हैं, H/P निकालेंगे। ठीक है, तो H/P मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हो जाएगा ना, देखो यहीं से H को एक तरफ रखो, P को नीचे लाओ और ये हो जाएगा 2πr/n। ठीक है बेटा,
तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया। और h/p क्या होता है? लेमडा होता है। क्या होता है बेटा? लेमडा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वी नो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल्स टू h/p, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल्स टू 2πr/n हो गया। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको काम करना है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। वही सेम टू सेम कहानी मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में है कि हम लोग बोर का कोणीय संवेग वाला बच्चे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर h/p को एक तरफ कर देंगे, वही हमारे पास लेमडा हो जाएगा 2πr/n के बराबर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो कि 2014, 16 और 20 में मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया, क्या? एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा था कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें बच्चे थिन गोल्ड की एक बच्चे पन्नी थी, फॉयल थी, उस पर मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने क्या किया था? अल्फा कणों की बमबारी की थी, जिससे उनको कुछ कंक्लूजन देखने को मिला। ठीक है बेटा, कंक्लूजन क्या देखने को मिला कि अधिकांश बच्चे जो अल्फा पार्टिकल थे वो बच्चे सीधे के सीधे चले गए थे। अब उसमें से कुछ मेरे प्यारे बच्चों मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए थे, और बहुत कम बच्चे एकदम नगण्य मेरे प्यारे बच्चों क्या हुए थे? गए और फिर से वापस आ गए। ठीक है, तो इन सभी से मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने अपना अलग अलग कंक्लूजन दिया था, तो उसको हमको लिख देना है। रदरफोर्ड स्टडीड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ थिन गोल्ड फॉयल। Alpha particle is a positively charged particle with mass almost equal to that of a helium atom and positive charge equals to magnitude to the charge of 2 electrons। ये सारी बातें अल्फा पार्टिकल के लिए हो गई। When alpha particle fall on thin gold foil, then they get scattered. We have the following observation from the experiment. Most of the alpha particle go undeviated. Few of alpha particle get slightly deviated, that is get deviated by small angles. Very few particles, almost 1 in 10,000, get deviated by 90 or more। ये सारी कहानी आप लिख देंगे। तो वी ड्रॉ फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशन। क्या हमको ऑब्जर्वेशन से मिलती है कंक्लूजन बच्चा? मोस्ट पार्ट ऑफ एटम आर empty, therefore most alpha particle go undeviated। ढेर सारे पार्टिकल्स सीधा चले गए थे, तो उससे क्या कंक्लूजन निकला था? उससे कंक्लूजन निकला था कि बच्चे जो एटम का अधिकांश भाग है वो एकदम खाली है, खोखला है। As positively charged alpha particle get deviated by a nucleus, so the nucleus is also positively charged। The size of nucleus is very small compared to an atom। और न्यूक्लियस का साइज क्या बताया इन्होंने? 10⁻⁻15। एटम का साइज क्या पता लगा था? 10⁻⁻10। वही सेम टू सेम बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको हिंदी में भी लिख देनी होती है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? बोलो बेटा जी, ये सारी बातें आपको हिंदी में भी बेटा लिख देनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चनों का आज की क्लास में हमने अच्छे से सॉल्यूशन देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब किसी भी आपके हैंडआउट के ये इस चैप्टर के ये 23 क्वेश्चन थे। अब इन 23 क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से सभी क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।